Assalamu alaikum dear students, my name is Yusuf Raza. Today we are going to discuss excretion in cockroach. Excretion in cockroach हम डिस्कस करने लगे हैं और ये टाइप है आर्थ्रोपोड की, इंसेक्ट्स की कैटेगरी के अंदर ये फॉल करता है। इससे पहले हम एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा को डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म को डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनको हमने डिस्कस किया है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर किसी किस्म का स्पेशल ना तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कोई प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके तहत जो है वो ऑर्गेनिजम्स को हम यूं कह सकें कि ये ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह से कॉकरोच ये भी एक ऐसी कैटेगरी है कि जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है, इंसेक्ट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसने कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस को अपनाया ताकि अपने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके। जैसे जैसे हम एक मूव करते हैं फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टुवर्ड द हायर ऑर्गेनिज्म, वर्टिब्रेट्स की तरफ आते हैं, तो उनमें कॉम्प्लेक्सिसिटी भी ज़्यादा आती जाती है। इसी तरह इन जानदारों ने अपने आप को अडॉप्ट किया है कि वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको, या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरह से जो है वो कलेक्ट किया जाए। तो इन्होंने उसको कलेक्ट करने के लिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं इनकी बॉडी के अंदर, उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए इनके पास मौजूद होता है, इनकी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है पड़ा। बेसिकली वो हीमोलिम्फ क्या है? इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, हम यूं कह लें कि इनका जो ब्लड है, अक्सर मेजॉरिटी हम यूं इस तरह से बोलते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर जो इनका ब्लड होता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। वो जो लिम्फ इनके साइनस के अंदर, इनकी बॉडी की जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर जो मौजूद है उससे, वहाँ से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को पिकअप कर लिया जाता है। लाइक देयर इज़ अ डायग्राम। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है पड़ा। तो वो जो इसकी पूरी बॉडी में यहाँ पे हीमोलिम्फ मौजूद है पड़ा, वो हीमोलिम्फ को ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। उस हीमोलिम्फ को उस हीमोलिम्फ से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। अब वो जो वेस्ट मटेरियल इन्होंने कलेक्ट करना है तो डेफिनेटली उसको कलेक्ट करने के लिए इनके पास कोई ख़ास किस्म का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इनके वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करे और इनके वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद इनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दे। तो वो सिस्टम क्या है जो इनकी बॉडी के अंदर काम करता है इनके वेस्ट मटेरियल को इनकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए? तो उसके बारे में आज हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हीमोलिम्फ क्या है। अगर हम बात करें कॉकरोच की बॉडी की, तो इसकी बॉडी के अंदर बेसिकली मौजूद है वो लिक्विड सा। किस तरह से है कि जो मालपीजियन टिब्यूल्स होती हैं इनके पास, कॉकरोच के पास जो ख़ास किस्म की टिब्यूल्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं, दैट आर कॉल्ड एज मालपीजियन टिब्यूल्स। हम उन्हें किस चीज़ का नाम देते हैं? मालपीजियन टिब्यूल्स का नाम देते हैं। वो मालपीजियन टिब्यूल्स जो हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को मालपीजियन टिब्यूल्स क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं। लाइक here is the malpighian tubules। ये इसकी ये ब्लैक कलर में ये इस तरह से दिखाई गई हैं, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं ये इसकी बॉडी के अंदर, और इर्द गिर्द यहाँ पे इनके इर्द गिर्द हीमोलिम्फ मौजूद है पड़ा। ये जो ब्लैक कलर के इर्द गिर्द यहाँ पे मैं इसको अगर थोड़ा सा कलर के साथ इंडिकेट करूँ, लाइक दिस वन ब्लू कलर, इधर ब्लू कलर, और ये सारा हीमोलिम्फ है इसकी बॉडी के इर्द गिर्द, ये सारा इधर अंदर की जानिब हीमोलिम्फ मौजूद है पड़ा। ये अब देखें हीमोलिम्फ के साथ कांटेक्ट है इस मालपीजियन टिब्यूल्स का। दिस वन, ये ब्लैक कलर के साथ जो है वो ये शो की गई हैं, ये मालपीजियन टिब्यूल्स। मालपीजियन टिब्यूल्स के इर्द गिर्द मौजूद है पड़ा क्या चीज़? मौजूद है पड़ा हीमोलिम्फ मौजूद है पड़ा। वो हीमोलिम्फ जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से मालपीजियन टिब्यूल्स, ये ख़ास किस्म की टिब्यूल्स हैं जो कि कॉकरोच की बॉडी के अंदर मौजूद हैं वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, तो ये रिमूव करती हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को। अब यूं है, इनमें एक ख़ास किस्म के कैरेक्टर को देखा गया।
वो ख़ास किस्म का करैक्टर क्या है कि जितने भी हमने ऑर्गेनिजम्स देखे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम जो है किंगडम एनिमेलिया के अंदर स्टडी करते हैं, अगर हम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उनमें और इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऐसे वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या है कि जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक्सक्रीशन करने के लिए ख़ास किस्म के अज्जा हैं, वो इनके एसोसिएटेड होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उस डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एसोसिएट। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द माउथ, और माउथ के बाद ये इसका पोर्शन शुरू हो जाता है जी, मिड गट वाला पोर्शन है, स्टमक वाला, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, देन इंटेस्टाइन और देन रेक्टम। तो यूं देखा जाए ओवरऑल इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर रही हैं लाइक मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, एसोसिएटेड हैं, किसके साथ एसोसिएटेड हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसके साथ ये क्या हुए हुए होते हैं, एसोसिएटेड हुए हुए होते हैं। कौन सी चीज़ें, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं इनके किसके साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। देन अगर हम आगे जो है वो इनकी बात करें, इन ट्यूब्यूल्स की बात कर लेते हैं। दिस वन इन ब्लैक कलर, ये जो ट्यूब्यूल्स ट्यूब सी यहाँ पर मौजूद हैं, दिस वन एंड दिस, ये जो ब्लैक सी ट्यूब्यूल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इन ट्यूब्यूल्स की जो बाहर वाली लेयर है, हम इसे एपिथेलियल लेयर भी कह सकते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो एपिथेलियल की लाइनिंग्स मौजूद हैं, मींस कि ये इसकी बिल्कुल आउटर वाली, इसको अगर कहा जाए तो ये इस तरह से, ये बिल्कुल आउटर इसकी ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की ये बाहर से ये जो लेयर सी मौजूद है, ये जो बारीक सी थिन सी ये लेयर बाहर से लाइनिंग सी मौजूद है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लेयर्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये कलेक्ट करती हैं। मींस यूं है, बाहर क्या चीज मौजूद है, ये ब्लू कलर में इंडिकेट मैंने किया था, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं पड़ी कौन सी चीजें, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की जो बाहर वाली दीवार है, हम यूं कह लें दीवार कंसिडर कर लें, मतलब एपिथेलियल लाइनिंग है, वो क्या करती है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल को टेकअप करती है। ये बाहर से इनकी बॉडी के ये जो इनकी बाहर दीवारों के बाहर वेस्ट मौजूद है और उसको ट्रांसफर कर देती है अपने ही अंदर लेकर आती है। अब यूं कंसिडर कर लें कि फॉर एग्जांपल दिस वन, ये कंसिडर कर लिया जाए अगर इसको कि ये इसकी बाहर एक कवरिंग है, ये बाहर आउटर कवरिंग है, और ये जो यहाँ पर ये जो इसकी ये है, ये इसकी इनर कवरिंग मौजूद है। तो अगर हम इसको बाहर वाली साइड को एपिथेलियल लाइनिंग कंसिडर करें तो ये लाइनिंग्स जो हैं वो बाहर से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके अंदर मूव करा देती हैं, अंदर एब्जॉर्ब करवा लेती हैं, जज्ब करा लेती हैं। तो यूं एपिथेलियल की जो लाइनिंग्स हैं, जो ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग्स हैं बेसिकली बाहर वाली, वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपिथेलियल की जो लाइनिंग्स हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करवा देती हैं। किसको ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, सल्यूट और साल्ट वगैरह और नाइट्रोजिनस वेस्ट को अंदर इसकी इस इनर साइड में। इसको इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रा कर दूं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ ट्यूब्यूल, अगर हम इसको एक ट्यूब्यूल कंसिडर कर लें, एक ट्यूब सी है और ये जो ये है ये इसकी आउटर सी लेयर है पड़ी, बाहर एपिथेलियल की लेयर कंसिडर कर लें। तो यहाँ पर इर्द गिर्द यहाँ पर ये सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सारा हीमोलिम्फ इनके इर्द गिर्द मौजूद है पड़ा, ये सारा हीमोलिम्फ यहाँ पर मौजूद है। और ये जो हीमोलिम्फ है इसी के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है पड़े जी मुख्तलिफ किस्म के साल्ट मौजूद हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट मौजूद है पड़ा, इसके अंदर सल्यूट मौजूद है पड़ा। तो ये जो बाहर वाली लाइनिंग है ये इन साल्ट्स को अंदर की जानिब लेकर आएगी, इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को अंदर की जानिब लेकर आएगी। यूं ये ट्यूब के ल्यूमेन, ये जो अंदर वाली स्पेस है, इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो मूव करके आ जाता है। इसी तरह से जब ये ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, इस सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद हिंड गट जो इनका ये वाला पोर्शन है, दिस वन इज, ये इस पोर्शन के पास भेज दिया जाएगा और यहाँ से रेक्टम के पास, और रेक्टम इसको जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है और इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल जिस्म से बाहर चला जाता है।
देन इसका एक पॉइंट है दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन इन रेक्टम। रेक्टम के अंदर एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस है जी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। वो किस तरह से है, जो इसका ये पोर्शन है दैट इज द रेक्टम, ये इस तरह से ये जो पोर्शन है इसका एंड वाला पोर्शन जहाँ से ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया था, रेक्टम वाला पोर्शन, दिस वन, ये इनका ये रेक्टम है। इस रेक्टम के अंदर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। वो किस तरह से रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, रेक्टम के अंदर जो साल्ट हैं अगर उनकी ज़रूरत है, अगर वो बॉडी को दोबारा चाहिए, वाटर है और वो बॉडी को दोबारा चाहिए, तो साल्ट और वाटर को क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जब ये चीज़ें, जब साल्ट उसमें से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, जब वाटर उसमें से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसके बाद जो नाइट्रोजिनस वेस्ट इनका बचेगा, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट सॉलिड फॉर्म में फिसिस के साथ इनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्म में इनकी बॉडी से इस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट आर्थ्रोपोड्स हैं, ये आर्थ्रोपोड मीन इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि इनके पास स्टोरेज जो है वो वाटर की बहुत ज़्यादा कम होती है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। इस वजह से, इस लेस अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से ही इनके पास क्या है कि ये साल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। रीअब्जॉर्ब कहाँ पे करते हैं, रेक्टम के अंदर दोबारा से इसको जज्ब कर लिया जाता है और इस तरह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बना के फीसेस की फॉर्म में जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वो जो सॉलिड क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं वो बेसिकली किस चीज के हैं, यूरिक एसिड के हैं, जो कि इनके रेक्टम के अंदर, इस एंड वाले पोर्शन के अंदर बनते हैं और यूं इन्हें ये हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में, इन ये जानदार हैं, इन जानदारों में ये है कि इनमें जो अमाउंट है वाटर की जो ये यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट होती है और इस बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में इनके पास इतना जो है वो वाटर अवेलेबल नहीं है कि इस वेस्ट मटेरियल को ये जो है किसी लेस टॉक्सिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करें। तो ये इसे सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं और यूं वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कॉकरोच। अगर कॉकरोच की डायग्राम की बात की जाए तो यहाँ से माउथ वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है, ये ब्लैक कलर के साथ मैंने इंडिकेट किया है, और यहाँ से इनके माउथ वाले पोर्शन के बाद ये मिड गट का पोर्शन शुरू हो जाता है। दिस वन इज हाईलाइटेड, ये वाला मिड गट। मिड गट के बाद इनका ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर मौजूद हैं ये जो ब्लैक कलर से हाईलाइट की गई हैं, दीज आर मालपीजियन टिब्यूल्स। मालपीजियन टिब्यूल्स वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं और वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद यहीं से ही इस पोर्शन में, इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में, इंटेस्टाइन से रेक्टम वाले पोर्शन में, और रेक्टम से इनके जिस्म से बाहर इनस के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो ऊपर हमें एक बात याद आती है कि वो ये पॉइंट था कि इनमें ये ऐसे वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये माउथ वाला पोर्शन है, माउथ के बाद मिड गट स्टमक शुरू हो जाता है और मिड गट स्टमक के साथ ही एसोसिएटेड है मालपीजियन टिब्यूल्स जो कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं और देन वेस्ट मटेरियल इंटेस्टाइन और रेक्टम के थ्रू यहाँ से इनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूं अगर देखा जाए तो डायग्रामेटिकली कि इनमें एसोसिएटेड हैं इनके स्ट्रक्चर्स, कौन से, वेस्ट मटेरियल वाले भी और डाइजेस्टिव ट्रैक वाले भी। तो ये था एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है ये देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स थोड़े से मॉडिफाइड होते गए, जैसे जैसे हम इन लोअर ऑर्गेनिज्म से, जैसे जैसे एनिमल किंगडम में हम
ऊपर की जाने मूव करते हैं, लाइक किंगडम में हम मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द टॉप लाइन। तो टॉप लाइन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिसिटी भी ज़्यादा आती जा रही होती है। तो जाहिर सी बात है जब उनमें कॉम्प्लेक्सिसिटी ज़्यादा आती जा रही है तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉडिफाई भी कर रहे हैं। मॉडिफाई किस लिहाज से कर रहे हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिहाज से कर रहे हैं, वो अपने आप को रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिहाज से कर रहे हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे उनकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स सेल्स मिलकर ये सिस्टम्स बना रहे हैं और इस तरह से इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर ली है लैंड एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट की बात करें तो हम थोड़ा सा इसके एक बैकग्राउंड में जाते हैं। तो बैकग्राउंड के लिहाज से देखें, अगर हम एंसेस्टर्स की बात करें, जो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स हैं उनकी बात की जाए, जो इनके आबा व अजदाद हैं, जो सबसे पहले इन वर्टिब्रेट जिनसे ओरिजिनेट हुए थे, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात की जाए तो उनमें डाइजेस्टिव जो ट्रैक थे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो सेगमेंटेड था। उनमें सेगमेंटेशन का प्रोसेस पाया जाता था। वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक के सिस्टम, वो एक जो पूरा सिस्टम मौजूद था वो सेगमेंटली था, सेगमेंटली अरेंज था। उनमें सेगमेंट्स मौजूद थे, उनमें सेगमेंट्स मौजूद थे और ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। लाइक अर्थवर्म की बात कर लें, अर्थवर्म में इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स मौजूद थे पड़े जिनमें सेगमेंटेशन का प्रोसेस था। मेटानेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया हम पढ़ चुके। इनमें क्या था? सेगमेंटेशन का प्रोसेस था। सेगमेंटेड इनके जो स्ट्रक्चर्स थे, जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो है इन्होंने स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट किया, उनमें कुछ इस तरह से था। उसके बाद हम थोड़ा सा मजीद आगे की जानिब आते हैं तो हमें कुछ प्राइमेटिव वर्टिब्रेट्स जो हैग फिशेस हैं उनके अंदर थोड़ा सा पुराने जानदारों के साथ और थोड़ा सा न्यू मॉडिफिकेशंस जो हैं वो मिलती हैं। कुछ पुराने एंसेस्टर्स वाली खुसूसियात भी हैं और कुछ न्यू वाली कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं। अगर इनके लिहाज से देखा जाए, जो प्राइमेटिव वर्टिब्रेट्स हैं, प्राइमेटिव वर्टिब्रेट्स जो थोड़े से इनसे मॉडिफाई हुए, उनमें स्पेशली जैसे एग्जांपल लें अगर हम हैग फिशेस की, तो हैग फिशेस ने क्या किया? अपने पास किडनी तो बना ली और इन किडनी के साथ साथ इनके पास सेगमेंटेड टिब्यूल्स भी मौजूद थी, जो कि सेगमेंटेशन वाला प्रोसेस ऑलरेडी जो एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स थे उनके पास सेगमेंटेशन का प्रोसेस था। इन्होंने क्या किया? अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मॉडिफिकेशन के दौरान इन्होंने क्या किया? किडनी को जो है वो अडॉप्ट किया और फिर किडनी के साथ इनके पास कौन सी चीज मौजूद है पड़ी? सेगमेंटेड टिब्यूल्स मौजूद हैं पड़ी। और यूं सेगमेंटेड टिब्यूल्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं इनकी किडनी के साथ, ताकि ये क्या कर सकें? अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकें। आगे बढ़ें तो डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स हैं। जितने भी डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने प्रॉपरली अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने पास किडनी को अडॉप्ट किया। उनके पास किडनी जो है ये मौजूद है पड़ी। किडनी के पास टिब्यूल्स हैं पड़ी, वेरियस टिब्यूल्स, ठीक है। और ये जो वेरियस टिब्यूल्स हैं किडनी के साथ एसोसिएटेड, ये हेल्प कर रही होती हैं किडनी को वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने में। साथ इन्होंने किडनी के साथ टिब्यूल्स तो बनाई, लेकिन क्या था कि इन्होंने उन टिब्यूल्स में किसी किस्म की हमने सेगमेंटेशन का प्रोसेस नहीं देखा। वो जो टिब्यूल्स बनाई गई थी, जो इन्होंने अडाप्टेशन की अपने अंदर, अपने आप अपने पास किडनी लेकर आए, किडनी के साथ एसोसिएटेड टिब्यूल्स मौजूद थी और उन टिब्यूल्स को इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टिब्यूल्स में किसी किस्म की सेगमेंटेशन का प्रोसेस नहीं रखा। जब सेगमेंटेशन का प्रोसेस नहीं है तो डेफिनेटली ये चेंज है एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट से, डेफिनेटली तो डेवलप जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनकी हम बात कर रहे थे, तो इनमें किडनी इन्होंने अडॉप्ट की। किडनी जो है प्रॉपरली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है पड़ा वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन के लिए। हायर वर्टिब्रेट्स के पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने इस किडनी को अडॉप्ट किया। किडनी के साथ साथ इन्होंने टिब्यूल्स भी अडॉप्ट की।
लेकिन इनकी ट्यूब्यूल्स में किसी किस्म का सेगमेंटेशन का प्रोसेस मौजूद नहीं था, किसी किस्म की सेगमेंटेशन मौजूद नहीं थी। क्या था कि इन्होंने जो किडनी अडॉप्ट की उसके साथ जो ट्यूब्यूल्स मौजूद थी उनमें किसी किस्म का सेगमेंटेशन का प्रोसेस नहीं था। दैट मीन्स कि ये नहीं मिल रहे इनके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं या जो हैग फिशेज हैं उनके साथ। दैट मीन्स इन्होंने मॉडिफिकेशन की है, इनके अंदर कुछ तब्दीलियां आई इन्वायरमेंट के साथ। फिर क्या है कि इनके पास नेटवर्क एक मौजूद है बड़ा। क्या चीज मौजूद है? नेटवर्क मौजूद है बड़ा। किस चीज का नेटवर्क मौजूद है? कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है जो कि इनके किडनी के साथ एसोसिएटेड है, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। लाइक कैपिलरीज की हम बात करें तो जैसे ही कैपिलरीज का नाम आता है तो एक चीज जहन में आती है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अगर कहीं पे होता है, कहीं पे किन्हीं ब्लड वेसल्स में होता है तो वो कौन सी हैं? वो कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर जो है इनके पास बाकायदा कैपिलरीज मौजूद हैं पड़ी जो कि क्या करती हैं? इनको हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं। और देन इनके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है पड़ा, और वो क्या है? नेफ्रॉन है, जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके पास। नेफ्रॉन दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इनकी किडनी का, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेफ्रॉन। इनकी किडनी के अंदर ये मौजूद है पड़ा और ये क्लियर कर रहा होता है ब्लड को फ्रॉम द नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो इस तरह से इन्होंने इसको अडॉप्ट किया और इस तरह से इन्होंने इस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए नेफ्रॉन और ये किडनी और इसके साथ एसोसिएटेड कैपिलरीज को अडॉप्ट किया। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है उसको देखते। अगर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट ह्यूमंस में मर रहे हैं मेटाबॉलिक लेवल पे, जब इंसान किसी फूड को यूटिलाइज करता है खुराक खाने के बाद, उसमें बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं जिसको जिस्म से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इनको जिस्म से निकालने के लिए, मेटाबॉलिक वेस्ट को जिस्म से एक्सक्रीट आउट करने के लिए बाकायदा तौर पर ह्यूमंस की बॉडी के पास एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। और ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, ये जो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है, वो जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। ये कब बनते हैं? ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक लेवल, जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। उस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक लेवल पे जो वेस्ट बन रहे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकते हैं और ये वेस्ट जिस्म से, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल जी यूरिया है, कैराटिन है, यूरिक एसिड है, बिलिरुबिन है, मेटाबोलाइट्स है, मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि जिस्म से एक्सक्रीट आउट होते हैं, इनको जो है वो डिस्कस करते हैं और ये किस तरह से बनते हैं। लाइक अगर हम यूरिया की बात करें, यूरिया अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से बनता है। मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है। कैसे ब्रेकडाउन होती है? फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन खाई है, प्रोटीन को यूटिलाइज किया, हमने गोश्त खाया है, हमने मटर खाए हैं, हमने प्रोटीन यूटिलाइज की। जब हमने प्रोटीन को यूटिलाइज किया, हमने प्रोटीन को खाया, तो उन प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कराई जाती है। क्यों? फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म होनी है। और अगर मेटाबॉलिज्म होगी देन डेफिनेटली हमें जो है वो उस फूड से एनर्जी मिल पाएगी। तो क्या किया जाता है कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट ये जो बन रहा है यूरिया, ये कैसे बन रहा होता है? जब उन प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है, उन प्रोटीन्स में मौजूद अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो तब यूरिया बनता है। देन कैरेटिनिन, दैट इज मसल कैरेटिन, मसल्स के अंदर जो है ये बनता है। मसल्स जब वर्क करती हैं तो तब ये बनते हैं मसल कैरेटिन। और इस तरह से ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है, मसल्स की वर्किंग के दौरान ये बन रहा होता है। देन है जी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की बात करें तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स, वो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जिनकी ब्रेक डाउन होगी, उन सेल्स के अंदर अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो डेफिनेटली न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा पड़ा, उनका डीएनए मौजूद होगा पड़ा।
वो जो न्यूक्लिक एसिड उसकी जब ब्रेक डाउन होनी है, उस डीएनए की या आरएनए की जो ब्रेक डाउन सेल्स ने टूटना है, तो उससे ये जो है यूरिक एसिड बनता है न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन से। देन बिलीरुबिन्स क्या है? हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं बड़े, और रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? ब्लड सप्लाई करना, ब्लड को लेकर जाना, मींस ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। मेन पर्पस ऑक्सीजन की जो है उसको ट्रैवल कराना होता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस स्पेसिफिक टाइम 120 डेज के बाद इन्होंने क्या हो जाना होता है? पुराने जितने भी आरबीसीज होते हैं उन्होंने ब्रस्ट आउट होना होता है। तो उनकी ब्रेक डाउन होती है, और वो जो ब्रेक डाउन होती है वो आरबीसीज की ब्रेक डाउन से क्या बनता है? बेसिकली बिलिरुबिन बनता है। किस तरह? क्योंकि हमारे आरबीसीज के अंदर जो मेन चीज है दैट इज हीमोग्लोबिन। ये कहां पर मौजूद होता है? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में ये चीज मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन से बिलिरुबिन बनता है। देन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मेटाबोलाइट्स हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोनल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। पेट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जब हार्मोन्स वर्कआउट कर रहे होते हैं तो इनकी वर्किंग के दौरान भी मुख्तलिफ किस्म के मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जिसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बॉडी से। देन है जी मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म के दौरान जब हमने खुराक खाई तो मुख्तलिफ तरह के वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। टॉक्सिन्स ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। इसी तरह हम बाज़ दफ़ा इंजेस्ट कर लेते हैं कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह को, कुछ ड्रग्स को हम इंजेस्ट कर लेते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं, वो फ्रूट्स जो है उनके ऊपर बाज़ दफ़ा पेस्टिसाइड के स्प्रे किए हुए होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है इनके साथ वो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स जो स्प्रे किए हुए होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। और हमारी बॉडी में आ जाने से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो गए, हमारी बॉडी में शामिल हो गए, और देन हमें उन वेस्ट मटेरियल्स को, ये एक किस्म का वेस्ट है, हम इन्हें, इस वेस्ट मटेरियल को हमने क्या करना है? बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है, ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करना है। तो मुख्तलिफ तरह के ये जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहे होते हैं, इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सो मच।